हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की दुनिया का सक्सेस मंत्र। कुछ इनसाइड डिटेल्स तो कारोबार से लेकर छोटे छोटे आइडियाज के बड़े बनने की, एक इंस्पिरेशन बनने की कहानी। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में रियल एस्टेट के बढ़ते दखल, बढ़ते दायरे की। जी हां, कोरोना काल में दुनिया जब डिजिटल होने लगी तो रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों ने भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्रमोशन और सेल्स पर ज्यादा ध्यान दिया। यही वजह रही कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े प्रॉप टेक स्टार्टअप की संख्या में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2016 से अगर इसकी तुलना हम करें, अगर इसको कंपैरिजन इसका करें, तो ये स्टार्टअप्स अब 700 गुना बढ़ चुके हैं। स्टार्टअप के आने से कंज्यूमर एक्सपीरियंस तो बेहतर हुआ ही, साथ ही ट्रेडिशनल रियल एस्टेट प्रैक्टिसेस को भी बेहतर होने का चैलेंज मिला। जी हां, जब आपको इस तरह की चुनौतियां मिलती हैं तो पूरी इंडस्ट्री में एक प्रतियोगिता का दौर चल निकलता है, और वो हमें देखने को मिला। इस इंडस्ट्री की पूरी बिग पिक्चर क्या है, क्या इसके ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, कौन कौन से बड़े स्टार्टअप्स हैं जो एक की प्लेयर्स बनकर उभरे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, जरा बताएं, स्टार्टअप का ये जो रियल एस्टेट मंत्र है, इसमें आपकी फाइंडिंग्स कहती क्या है? जी बिल्कुल, हम जो है रियल एस्टेट के स्टार्टअप मंत्रा पे आज फोकस करने वाले और देखने वाले कि कैसे है रियल इंडस्ट्री भारत की। ऑफकोर्स आंकड़ों पे सबसे पहले फोकस करेंगे तो रियल एस्टेट बाजार जो है 2047 तक जो है $6 ट्रिलियन की जो है पहुंचने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट आई है नाइट फ्रैंक और नैरोडको की कंबाइंड रिपोर्ट। अब याद रखिए, जो करंट लेवल्स है वो ऑलमोस्ट $477 बिलियन का है, यानी कि करंट लेवल से अभी तक 2047 तक भारत की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 15 गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा इस साल भी देखिए, जो पी इन्वेस्टमेंट जो है $5 बिलियन से ज़्यादा का जो है इन्फ्लोज देखने मिला है। तो इस सेगमेंट में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अहम ग्रोथ ट्रिगर क्या है इंडियन स्टार्टअप स्पेस के, और स्पेशली जो रियल एस्टेट सेगमेंट है उसमें लेके। ऑफकोर्स यहाँ देखें, रेरा का लागू होना ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल आप कह सकते हैं जितने भी इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ऑफकोर्स इसके कारण क्या होता है, कंसोलिडेशन बाजार में देखने मिलता है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है संगठित प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसके कारण बड़े प्लेयर्स को मार्केट शेयर गेंस देखने मिलती है। लेकिन याद रखिए, ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि जो डिमांड आ रही है शहर से, उसमें बहुत मजबूती देखने मिल रही है। और अगर उसकी कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स सैलरीज में भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। उस तरह से आप देख सकते हैं कि मांग में जो है वो तब्दील होती है। ये तो हुई ग्रोथ ट्रिगर्स, लेकिन कुछ चुनौतियाँ ज़रूर है रियल एस्टेट सेगमेंट में। और ऑफकोर्स सबसे पहले जो चुनौती है वो है प्रोजेक्ट की डिलीवरी में देरी। इसके कारण क्या होता है कि ओवरऑल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है लॉन्च प्राइसेस जो होते हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, उसमें भी जो है थोड़ी सी ऊंचे दाम रहते हैं। और जिस तरह समय बदलता है, स्पेशली कोविड के डिप के बाद, वहाँ से जो आप देख सकते हैं डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। अटके हुए प्रोजेक्ट्स भी बहुत रहते हैं, जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। कुछ रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनकी जो समय होती है लंबे अवधि की समय, उस पर इम्पैक्ट देखने मिलता है। और आखिर में जो है ऊंचे टैक्स और अतिरिक्त चार्ज, ये लेवल्स में भी जो है कभी कभी बायर सेंटिमेंट को जो है इम्पैक्ट करता है। तो हमने ग्रोथ की बात की, हमने चैलेंजेस की बात की, और ओवरऑल भारत की जो मार्केट पोटेंशियल है उसमें भी बढ़ोतरी देखने की बात की। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप की फंडिंग की क्या मंत्रा है, ये हम लाते हैं फोकस पे। और याद रखिए, 2018 से 2020 तक जो है आप कह सकते हैं $1.5 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग ईयरली बेसिस पे देखने मिली थी। हालांकि 2020 में ये फंडिंग कम हुई थी। लेकिन अगर पिछले 3 साल की फंडिंग के बारे में बात करें, 2021 में ज़रूर $1.5 बिलियन का फंडिंग आया, पर 2022 और 2023 इनमें जो है फंडिंग ड्राई अप हुई है। और एक टर्म आती है जिसको कहते हैं फंडिंग विंटर, उसमें जो है फंडिंग्स कम हो जाती है स्टार्टअप्स के, स्पेशली जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं उनमें भी फंडिंग जो है आपको कम देखने मिली है। तो हमने फंडिंग की भी बात कर ली, लेकिन सवाल उठता है कि कौन से ये स्टार्टअप्स हैं जो रियल एस्टेट में या प्रॉप टेक में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप रहेंगे उसके बारे में बता दूं, ये ऐप बेस्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। दिग्गज नाम है नो ब्रोकर, 99 एकर्स, Housing.com और स्क्वायर यार्ड्स। लेकिन इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जहाँ पे
वो फोकस करते हैं को वर्किंग स्पेस पे, मतलब कि एक नॉर्मल वर्किंग स्पेस रहता है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों को जो है बांट सकते हैं रेंट पे। तो बड़े नाम अगर बात करें तो ऑफकोर्स आपके टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये ज़्यादा दिखने मिलते हैं। वो नाम है टेबल स्पेस, वी वर्क और ऑफिस। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो स्टार्टअप स्पेस में रियल एस्टेट में को लिविंग का भी जो है बोलबाला हो रहा है, और यहाँ पे दो यूनिक नाम आते हैं स्टार्टअप से, वो है स्टैंजा लिविंग और जोलो। तो हमने ओवरऑल आपको जो है पूरी स्टार्टअप जगत की रियल एस्टेट को लेके भारत में उनकी क्या फंडिंग हुई है और ओवरऑल इंडस्ट्री का पूरा मंत्रा बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद इस शानदार जानकारी के लिए। तो देखा आपने स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या है पूरा ये इकोसिस्टम, किस तरह की इसके चैलेंजेस हैं, ग्रोथ के ट्रिगर से लेकर बिग प्लेयर्स तक की पूरी जानकारी, पूरी बिग पिक्चर शरद ने आपके लिए खींची। चलिए